धमाका इतना भयंकर था कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ये कोई आम हमला नहीं था। रात के अंधेरे में एक स्नाइपर मोबाइल की हल्की सी रोशनी देखकर अपना निशाना तय कर रहा था। सीमा के नीचे कठुआ और संभा के पूरे इलाके पर कुछ ऐसे सुरंग निर्माण किया गया था जिसका अंदाजा पता करना भी मुश्किल था। और जब इसमें सवाल उठा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, मैंने पहले से ही कहा था उन्हें एयरलिफ्ट कर लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मैसेज भेजा जाता है, हाय जानू। 2 पाकिस्तानी अकाउंट के द्वारा वहीं पर 10 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया। जो भी लोग सीमा पार करके आए वो लोग अपने कंधे पर 20 किलो से ज्यादा RDX लेके आए। मोबाइल पर एक छोटा सा सबूत मिलता है, निशा और उमर की पर्सनल फोटो। और जैसे ही वो फोटो साकिर के सामने आया वो पूरी तरह से टूट गया। सीमा पर खड़े हुए सैनिक अपने घर के जमीन के लिए वहां खड़े नहीं हैं। ये सब कुछ शुरू होता है 31 दिसंबर 1999 को। कंधार हाईजैक के बाद भारत को मजबूरन एक आतंकवादी को छोड़ना पड़ा जिसका नाम था असद मजहर। छोड़ने के कुछ साल बाद वो पाकिस्तान के बहावलपुर पहुंच गए, जहां उसको अच्छे से स्वागत किए और वहां से ही उसका एक आतंकवादी संगठन शुरू हो गया जिसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। इस दल का सिर्फ एक ही मकसद था, कश्मीर को जैसे करके भी भारत से अलग करना। फिर साल 2015 में एक नया चेहरा सामने आया जिसका नाम था बुरहान वानी। उसने आतंकवादी का तरीका बदल दिया। इस बार छुप कर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके युवाओं को भड़काया और फिर कश्मीर में आतंकवाद तेजी से फैल गया। फिर 2016 में उसकी मौत के बाद कश्मीर में भारी अशांति फैल गई और ये टाइम भी वो मौका था जब मसूद अजहर ने अपने सबसे खतरनाक प्लान की शुरुआत की। मसूद अजहर ने अपने भरोसे लोगों को कश्मीर को भेजा। इसमें सबसे खतरनाक था उमर फारूक, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। के साथ ही उड़ के एक लोकल लड़का को चुना जिसका नाम था आदिल डर, एक साधारण 12वीं क्लास पढ़ने वाला लड़का जो धीरे धीरे कठोरपंथ की तरह बढ़ा। आदिल डर को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया, जहां उसे सिखाया गया बम बनाना, RDX का इस्तेमाल करना और आत्मघाती हमला करना। उसने खुद चुना सुसाइड बम्बर बनाया और धीरे धीरे कश्मीर में एक नेटवर्क तैयारी किया जिसे कहा जाता है OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर। ये लोग सीधे हमले नहीं करते हैं लेकिन आतंकवादी की मदद करते हैं, जैसे कि छुपने की जगह, जानकारी देना, हथियार पहुंचाना। इसी नेटवर्क की मदद से 200 kg विस्फोटक बनाया गया। फिर लास्ट को एक कार खरीदे, उसमें RDX, अमोनियम, नाइट्रोजन और उसमें अन्य विस्फोटक भर दिए। फिर हमले की जगह चुनी गई NH-44 हाईवे पुलवामा। फिर डेट फिक्स किया गया 14 फरवरी 2019 सुबह 3:30 पर। CRPF का काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए निकला। 78 बंस, 2500 से ज्यादा जवान। फिर दोपहर के 3:15 पर एक तेज रफ्तार कार अचानक काफिले में घुसती है। फिर एक भयानक धमाका होती है। बस नंबर 5 पूरी तरह से हवा हो गई। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद NIA और अन्य एजेंसी ने सच्चाई को ढूंढना शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कार की पोस्टर से पहचान हुई, व्हाट्सएप चैट मिली, पाकिस्तान से फंडिंग का खुलासा हुआ। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक फोन से 100 GB का डेटा मिला जिसमें पूरी हमले की प्लानिंग थी। फिर मास्टरमाइंड का अंत होता है। उमर फारूक, जिसने पूरे हमले का प्लानिंग किया, वो पहले से ही एक एनकाउंटर में मारा जा चुका था, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि वो ही असली मास्टरमाइंड था। इस हमले ने पूरी देश को हिला दिया। लेकिन आज भी सवाल उठते हैं, इतने इंटेलिजेंट इनपुट के बावजूद भी हमला कैसे हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? अपने सैनिक अपने जन हथेली पर रख देती हैं और देश की रक्षा करती हैं और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनकी कुर्बानी ही हमारी सुरक्षा है।